नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप पूरा वीडियो तो आपको यकीन आएगा। जी हां, प्राचीन भारत के इतिहास का आज ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आपके यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने प्राचीन भारत के इतिहास से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में संकलित किया गया है। टोटल 78 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आयोग ने पूछे हैं। उन सभी प्रश्नों को संकलित करके साथ में उनका विश्लेषण भी आपको कराया गया है। तो विगत परीक्षाओं के सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों का विश्लेषण आपके वीडियो में आज आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पीटी 2022 की परीक्षा हो या वीडियो 2018 का री एग्जाम हो, इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी प्रश्नों का जो विश्लेषण कराया गया है, उनसे इन प्रश्नों के आसपास जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को भी आप सही कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को गंभीरता के साथ पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपका प्राचीन भारत के इतिहास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखिएगा, एकाग्रता बनाए रखिएगा। जब भी बोरियत आपको महसूस हो तो आंख बंद करके 3 बार सांसें लंबी और गहरी लीजिएगा, जिससे आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। फिर से आपका पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो एकाग्रता के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, मन को मजबूत करके पढ़िए। मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता, मन को मत हारने दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह आपका आज का प्रश्न है। पहला तो लोथल या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या धौलावीरा। तो कालीबंगा को कहीं कहीं कालीबंगन भी लिखा है, तो उसे आप ध्यान से रखेंगे। यह यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो बताइए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो बताइए कौन सा होगा कमेंट करके। लोथल होगा, मोहनजोदड़ो होगा या कालीबंगा होगा या धौलावीरा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो धौलावीरा है आपका, ये 3 भागों में विभाजित था। क्लियर है आपका। तो हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है, जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। क्लियर है आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। तो दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगन, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही होगा। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगन तो था, रोपड़ भी था, लोथल भी था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी, पाटलिपुत्र है। ये आपका सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित शहर नहीं है। तो लोथल से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? युगल समाधि मिली है, पत्तन मिला है, पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, घोड़े का अवशेष मिला है, धान की भूसी मिली है, वृत्ताकार अग्नि वेदिका मिली है। रोपड़ से प्राप्त वस्तुओं में तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न कि मानव कंकाल के साथ कुत्ता कहां पर मिला है, तो रोपड़ में मिला है।
ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इसे आप इंपॉर्टेंट करिएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे, जो कि एक शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? 2018 ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो तीसरे का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड, बिल्कुल सही है। या इसको आप हिंदी में मृतकों का टीला भी कहते हैं, तो कई बार मृतकों का टीला भी लिख के आएगा, तो उसे आप सही कर देंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। माउंट मीन्स आपको टीला हो गया, और ऑफ द डेड का अर्थ हो गया मृतकों का। क्लियर है आपको? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका डिटेल एनालिसिस ये है कि इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। तो सबसे बड़ा स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर की लिखी जाती है। ये लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। ऑप्शन ए है आपका, सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। क्या यह सही है? दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। क्या यह ऑप्शन सही है? तीसरा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। यह आपका चौथा, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। काफी बड़ा प्रश्न है आपका, स्क्रीन पे तो आ ही नहीं रहा है। एक बार में इसको काफी जूम आउट करना पड़ेगा, तब आप इसे देख पाएंगे एक बार में पूरा। ठीक है, तो थोड़ा आप समझिएगा इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। या ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या ऑप्शन डी, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने में पालते थे। तो चौथे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही है कि सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका डिटेल एनालिसिस क्या है? मोहनजोदड़ो एक अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतर है। हड़प्पाई लोगों का कुल 9 फसलें ज्ञात थीं। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में। ठीक है, यहाँ पे जहां पर जी लिखा है यहाँ पर जौ करिएगा आप, क्या जौ, ठीक है, जौ करिएगा। और ये सब आपको वैसे नहीं पढ़ना। कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि, तिल, ये सब था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? बताइए,
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, एस.आर. राव, या ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, या ऑप्शन सी एस.आर. राव, या ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी? बताइए, दयाराम साहनी, एस.आर. राव ने, या राखलदास बनर्जी ने, या एस.आर. राव ने, या आर.एस. बिष्ट ने। तो पांचवें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने की थी। क्लियर है आपको? तो लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है आपको? तो लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग तथा निचला नगर। ठीक है। संपूर्ण बस्ती एक प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो ये आपको छोटी सी जानकारी मैं देता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। इसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। आपका समय समय पर गाइडेंस और मोटिवेशन आपको दिया जाएगा। आपको समस्या होगी तो आपको बताया जाएगा उसका सोल्यूशन क्या होगा। और अन्य जो भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलेंगी उन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे ऑफिशियल सिलेबस में उन सभी की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ समझाकर पढ़ाई जाएगी। लगातार हमारे चैनल पर मुख्य सेविका की स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं। आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़कर, इस बैच से जुड़कर, अगर आपने वाकई में मुख्य सेविका भर्ती में एक अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है और एक 40,000 50,000 की नौकरी आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िए। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। मात्र 450 रुपये में आप 40 से 45,000 की नौकरी पा सकते हैं। तो कोई भी लापरवाही मत करिए और निरंतर पढ़ाई शुरू करिए। जब तक आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं होगी आप सफल नहीं होंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? बताइए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? वनवाली में मिला, चहुंदड़ों में मिला, सुरकोटदा में मिला, सुतकांगेंडोर में मिला, या लोअर द्वितीय? परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का आपका सही उत्तर है डी, सुतकांगेंडोर में मिले हैं। क्या? सुतकांगेंडोर में। क्लियर है आपको? तो सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। कोटडा कहो या कोटदा कहो, यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आप देखिए यार, सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे है। डी ऑप्शन आपका ऊपर है तो ये आपका सुरकोटदा सही होगा। सॉरी। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सुरकोटदा में मिला है। कभी कभी जल्दबाजी में वो गलत हो जाता है। तो सुरकोटदा आपका सही ऑप्शन है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो डी ऑप्शन आपका सही है, सुरकोटदा से मिला है। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका, अब वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने प्रश्न आए थे वो आपको करा दिए गए हैं। टोटल अभी तक आपसे 6 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। अब वैदिक सभ्यता में जो UPSC द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है?
बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, या बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या डी ऑप्शन बच्चे का विवाह किया जाता है। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, या बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या बच्चे का विवाह किया जाता है। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सातवें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है किसमें? उपनयन समारोह में। ठीक है, इसका डिटेल में पढ़ते हैं आप। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत्य, रज एवं तम के प्रतीक माना जाता था। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। क्लियर है आपको? पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह से पूर्व किया जाने लगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? बताइए, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ए आपका शतपथ ब्राह्मण से, बी ईशोपनिषद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। तो 8वें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते आपका। क्लियर है आपको? यहाँ पर मुंडको उपनिषद हो जाएगा, यहाँ पर मुंडक उपनिषद लिखा है तो उसको मुंडको उपनिषद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे सही लिखा है, सत्यमेव जयते आपका जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, ये सही लिखा है इसकी जो व्याकरण है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की है? टूटी नाव से। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। ठीक है, जो कौन सा भारत का आदर्श है? सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है क्या? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। तो सत्यमेव जयते कहाँ पर स्थित है? वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है क्या? सत्यमेव जयते। आपका अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? बताइए, जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद? तो 9 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्राह्मण कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक क्या है? आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला, जो वन में लिखा जाता है उसे आरण्यक कहते हैं। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद क्या है? उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह वेदों का अंतिम भाग है। क्या? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। सॉरी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ किसे कहते हैं? जिन्हें सुना जाता है। यह वैदिक गम्य के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है।
दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। यह संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था। तो कई बार परीक्षाओं में आपके प्रश्न ये पूछा गया है कि दारा सिको ने किसका अनुवाद फारसी में कराया था, तो उपनिषदों का कराया था। किस नाम से कराया था? सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? बताइए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण का, इंद्र का, अग्नि का या शिव का? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ये आपको प्रश्न कई बार मैं करवा चुका हूं, ये आपको आना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इंद्र। 11 का बी सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है या यजुर्वेद है या सामवेद है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको आता होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ए में अर्थशास्त्र है, बी में मनुस्मृति है, सी में न्याय मीमांसा है, डी में उपर्युक्त सभी। तो 13वें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति और तथा न्याय और मीमांसा में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपर्युक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। ऋग्वेद में मनु को क्या कहा गया है? मानव जाति का पिता कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? यह आपका राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ है? ऑप्शन ए आपका सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका 14वें का सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका यजुर्वेद का। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिए, हो सकता है आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाए। ऋग्वेद यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण और कोशित की ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद यानी कि शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद यानी कि तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद क्या है? पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद क्या है? गोपथ ब्राह्मण। क्लियर है आपको? वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद में क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद में क्या आता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और सामवेद में क्या आता है? पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद में क्या आता है? गोपथ ब्राह्मण। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बताइए। प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, या मारुत को, या इंद्र को, या सावित्री को? यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सावित्री को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को, या सावित्री आप जो भी कहें, सविता कहें, को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। तो ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। क्लियर है आपको?
आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए। मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है या वामन पुराण है? वन रक्षक भर्ती 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है या वामन पुराण है? तो 16वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, मत्स्य पुराण आपका सर्वाधिक प्राचीन पुराण है या पुराना पुराण है, आप जो भी कहें। तो इसका डिटेल क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिनमें से 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण सबसे प्रमुख है। एक बार फिर से नाम सुनिए, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ये सब क्या है? सबसे प्रमुख है। पुराणों में मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण जिसे कह सकते हैं सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए। देखिए आपके ये 17वां क्वेश्चन है और आपके टोटल 34 प्रश्न हैं इस वीडियो में। आप थक गए होंगे, ऐसा फील हो रहा हो शायद आपको, पर प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपकी निरंतरता ही आपकी सफलता की गारंटी है। जो कार्य शुरू करें उसे समाप्त जरूर करें। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? क्या धनुर्वेद, क्या शस्त्रास्त्र वेद, आयुर्वेद या योग वेद? लोअर तृतीय परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो आपका योग वेद है, ये उपवेद नहीं है। 17 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है तथा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? बताइए। वैदिक देवता जो हैं वो इंद्र किसके देवता हैं? क्या हवा के हैं, क्या तूफान के हैं, क्या वर्षा व चक्रवात के हैं या अग्नि के हैं? जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न 16 में। ठीक है, तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 18वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वर्षा व चक्रवात के देवता है वैदिक देवता इंद्र। तो ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों का तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। तो कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि पुरंदर किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। क्लियर है आपको? अब आ जाते हैं महाजनपद काल पे। तो इससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया है। आपने अभी तक पढ़े वैदिक संस्कृति से और आपके वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। अब महाजनपद काल है, इससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया, वो मैं आपको करा देता हूँ। इसीलिए मैंने महाजनपद काल आपको नहीं पढ़ाया। उससे जुड़े कुछ और प्रश्न होंगे वो मैं आपको करा दूंगा जो संभावित हो सकते हैं। वैसे आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बिंबसार को मैंने आपको पढ़ाया है। राजा बिंबसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? क्या जातशत्रु थे, क्या सारिपुत्र थे, या जीवक थे, या राहुल थे? बताइए। राजा बिंबसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो 19 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। जीवक जो थे वो बुद्ध के निजी चिकित्सक बने थे। लोअर एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था बौद्ध धर्म का अनुयायी? बिंबसार। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजात शत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था, वह बिंबसार का पुत्र था। अजात शत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी और राजा बन गया था। समझे? फिर अजात शत्रु के बेटे ने अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। जैसे के साथ तैसा हो गया।
अब प्रश्न है आपके जैन एवं बौद्ध धर्म के। ये 20वां प्रश्न होगा आपका। उससे पहले मैं आपको से थोड़ा इजाजत चाहूंगा कि एक घुट पानी पी लूं, मुंह सूख रहा है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बताइए कहां पर 200 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। जैन एवं बौद्ध धर्म से आप प्रश्न पूछे हुए आपको कराए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से करते रहिए। ये प्रश्न भी मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराया है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बताइए कुशीनगर में या सारनाथ में या श्रावस्ती में या बामियान में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20वें का ए, कुशीनगर में। क्लियर है आपको। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने द्वारा मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, पर यह तो सरकार बदल गई, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, है ना। परीक्षा में प्रश्न आया था तो मैंने आपको करा दिया। ये करंट अफेयर्स का वैसे प्रश्न था, इसको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, पर पूछा गया, बुद्ध से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बताइए बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया, कुशीनगर, राजगिरी या वैशाली। बताइए बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो 21 का ऑप्शन आपका बी सही है, कुशीनगर में। क्लियर है। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसको उन्होंने क्या कहा, महापरिनिर्वाण कहा। अगला प्रश्न है आपका, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। क्या हुमायूं का मकबरा से, या महाबोधि मंदिर समूह से, या कुतुब मीनार से, या लाल किला परिसर से। लोअर द्वितीय परीक्षा में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का बी, महाबोधि मंदिर समूह। क्लियर है आपको। तो महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध ने में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। बताइए कहां पर दिया था। गौतम बुद्ध ने, पता नहीं पेपर में कैसे कैसे शब्द लिख देते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ये प्राकृत या पाली भाषा में होगा, है ना, किस भाषा में था। चल खैर छोड़िए। कपिलवस्तु या लुम्बिनी या बोध गया या सारनाथ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का उपदेश कहां पर दिया था। तो इसका 23वें का ऑप्शन आपका डी सही है, सारनाथ में। क्लियर है आपको। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। क्लियर है आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं 24वां है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, अभी अभी मैंने आपको कराया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उस स्थान का नाम बताया जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुशीनगर। क्लियर है आपको। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है।
अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक या विनय पिटक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 25 का आपका सही हो जाएगा सी, उपासका पिटक। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, अभी मैंने आपको ऊपर जस्ट बताया है, तो बताइए त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैनियों से है, बौद्ध से है, सिखों से है या हिंदुओं से। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 में पूछा हुआ, 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है आपको। तो 26 का आपका सही हो जाएगा बी, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक ना, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। आपका अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। बताइए, तो जब ज्ञान मिल गया गौतम को तो वो किस रूप में जाने लगे। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 27 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बुद्ध नाम से। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्या ये सही है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, ये सही है। या क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ये सही है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बोध गया क्यों फेमस है, क्यों महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म, बौद्ध तीर्थ केंद्रों में। तो 28 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया में। क्लियर है आपको। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। कुशीनगर में, सारनाथ में, अयोध्या में, वाराणसी में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये प्रश्न भी करवाया है, विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 29 का आपका सही हो जाएगा बी, सारनाथ। क्लियर है आपका। सारनाथ जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज का आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आज का आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। मैंने आज प्रश्न इसलिए लास्ट में बिल्कुल पूछा है, मुझे देखना था कि कौन कौन पूरा वीडियो देखता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष था, वो कौन था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। ये आपका विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देख रहे हैं आप बौद्ध धर्म से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, या भगवान बुद्ध को जन्म सारनाथ में हुआ था, या भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बी सी डी में 30 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर है आपको। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कहाँ पर पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है जिसका अर्थ है। बताइए, जो मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम अर्थ ध्येय है कैवल्य, इसका अर्थ क्या है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। दूसरों को शिक्षा देना, या दूसरों का अनुसरण करना, या इच्छाओं पर विजय पाना, या दूसरों की सेवा करना। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो मनुष्यों के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्लियर है आपको। 31 का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का अर्थ है। तो कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। आपका 32वां प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे।
पार्श्वनाथ थे या ऋषभ थे या महावीर थे या अरिष्टनेमी थे? यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जो आपके थे वो 24वें जैन तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। आपका 33, तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल पराक्रम दिखाना। क्लियर है? आपका अगला प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? बताइए कमेंट करके, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो आपके ऋषभ देव थे, ऑप्शन बी, ये पहले जैन तीर्थंकर थे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 34वां, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे बताइए क्या है? ऑप्शन ए आपका है सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, या सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, या डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, त्रिरत्न बताए गए हैं, वे निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो वे क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्लियर है आपको? ये ग्राम विकास कार्य परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न था। सॉरी। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। हर जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ा करिए और जो आपको नहीं आता है उसे नोट करने की जरूर कोशिश किया करिए। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा मिले। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। पहला तो सम्यक ज्ञान है, सही विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए हैं, जो जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, कितने रत्न हैं? 3 रत्न। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास, और सही सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का अर्थ होता है सही आचरण। क्लियर है आपको? जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा को मानता है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि किस धर्म में ईश्वर को मानता नहीं है और वहां पर एक जैन धर्म ऑप्शन हो तो उसे आप सही कर लेंगे, लेकिन उन्होंने आत्मा को माना है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर साम्राज्य, क्लियर है आपको? तो हम सबसे पहले मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। यह आपका यूपी ट्रिपल पीटी 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जब आपका पीटी पहली बार हुआ था तो प्रश्न क्या था आपका? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बताइए, प्रश्न है आपका, एक बार फिर से सुनिए। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी ह्वेनसांग, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 35 का ए। जो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका है उसे मेगास्थनीज ने लिखा था। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन विदेशी यात्री भारत में आए जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेगास्थनीज आए थे आपके सबसे पहले 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ठीक है, 4 साल रहे थे भारत में और इन्होंने इंडिका की रचना की थी। किसकी? इंडिका की रचना की थी। किसने? मेगास्थनीज ने 304 से 299 ईसा पूर्व आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कई बार आपका राजा का नाम पूछ लेता है, किसके शासनकाल में आए थे, तो राजा का नाम भी आपको याद रखना है। ये समय वर्ष आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर राजा का नाम और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसकी रचना क्या है? इंडिका है। क्लियर है आपको?
आपका अगला है फायान। ये कब आया था? 399 से 414 ईसा पूर्व, लगभग 100 वर्ष बाद, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य मेगास्थनीज के लगभग 100 वर्ष बाद आया फायान। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया था ये। इसका रचना इसकी थी फो क्यू की। इसका ग्रंथ क्या है? फो क्यू की। फायान का ग्रंथ क्या है? फो क्यू की। आप एक बार बोल लिया करिए मेरे साथ, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। देखिए एक बार बोलिए, फायान कब आया? 399 से 414 ईस्वी में, और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया है, ठीक है। फो क्यू की इसकी रचना थी। वेनसांग कब आया? तो 629 से 645 ईस्वी के मध्य, और इसकी रचना क्या थी? सी यू की। ये दोनों चीन से आए थे। कहां से आए थे? चीन से। फयान और वेनसांग कहां से आए थे? चीन से आए थे। फिर से एक बार, फयान कब आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। कौन सी रचना है इसकी? फो क्यू की है। वेनसांग कब आया? 629 से 645 ईस्वी। ये हर्षवर्धन के समय पे आया था, ठीक है। वेनसांग जो है ये आपका हर्षवर्धन के समय पे आया था। यहाँ पर हर्षवर्धन नहीं लिखा है। इसकी रचना सी यू की है। मेगास्थनीज किसके समय पे आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था, और इसने इंडिका की रचना की थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है चरक संहिता संबंधित है, बताइए। यूपीएससी पीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए कितना फेवरेट प्रश्न है आपका जो पूछा गया था। चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, या चिकित्सा से संबंधित है, या वास्तुकला से संबंधित है, या गणित से संबंधित है? यूपीएससी पीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। 36 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? तो चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। क्लियर है आपको? चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। दो प्रकार की आप औषधियां होती हैं, एक आपका रोग निरोधक होती हैं जो रोगों से बचाती हैं, और एक रोगनाशक होती हैं। जब आपके शरीर में रोग हो गया तो रोगनाशक उनका प्रयोग करते हैं औषधियों का। क्लियर है आपको? अगला है आपका मौर्य अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? बताइए मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर, या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर? यूपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप देखिए, होम्योपैथी फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछा गया जीएस का प्रश्न, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्य सेविका में जीएस नहीं पूछी जाएगी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। जब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की पेपर में पूछ सकते हैं जीएस, जिसमें सिर्फ होम्योपैथी की डिग्री ही चाहिए थी, है फार्मासिस्ट की डिग्री ही चाहिए थी मेडिकल की, उसमें जीएस पूछा जा सकता है। जब आपका सब्जेक्ट ही जीएस से जुड़े हुए हैं, सोशियोलॉजी ये सब, तो आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो आपसे भी पूछा जाएगा। एक समझदारी भरी बातें, और जीएस अच्छे से पढ़िए, आपके पेपर में अवश्य आएगा। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, या उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर, या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर? बताइए इसका कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो 37 का आपका सही हो जाएगा ए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी। क्लियर है आपको? तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। क्लियर है? किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में भी अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? बताइए अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? लोअर द्वितीय परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। 11वां है, या 12वां, या 13वां, या 14वां है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 38 का 13वां। ठीक है, तो 13वां शिलालेख था 38 का सी। प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है किसके? अशोक के। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने पर होने वाले कलिंद
कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का। क्लियर है आपको? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है अशोक के, तो 13वें शिलालेख में। आपका अगला प्रश्न है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? बताइए, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी तोसाली। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो अशोक के आक्रमण के समय दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? 39 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, तोसाली थी। क्लियर है आपको? क्या थी? तोसाली थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय की प्राप्त की। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही अर्थात 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी, धर्म को अपना लिया था। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है देव नाम प्रिय नामक नाम किसे दिया गया था? बताइए, देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? हर्ष को दिया गया था, अशोक को दिया गया था, कनिष्क को दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। यूडीएलडी परीक्षा 2015 में पूछा प्रश्न है देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे 40 का बी, अशोक को। क्लियर है? अशोक को दिया गया था देव नाम प्रिय। अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है। बाबू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की गुर्जरा, नत्तुर और उड़े गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, और रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही उल्लेखित है। ठीक है, तो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 41वां निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? बताइए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो ये आपका कौन सी परीक्षा में? यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सिंधु और झेलम, या झेलम और चेनाब, या चेनाब और रावी, या रावी और ब्यास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 41 का ए, सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। क्लियर है आपको? तो तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा। तो भरत ने अपने पुत्र के नाम पर तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है या प्रख्यात रहा है। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। क्लियर है आपको? यहीं पर क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय को उल्लेख करता है? बताइए, आपका अगला प्रश्न है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 10वें, या ऑप्शन डी 13वें। यह प्रश्न भी मैंने अभी जस्ट आपके ऊपर कराया है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 42वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख। क्लियर है? 42 का आपका डी सही हो जाएगा। 13वें शिलालेख में यही आपका सबसे बड़ा, यही आपका कलिंग के विजय का उल्लेख भी है। तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल के स्तंभ के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के चित्रित किया गया है। इन स्तंभों में से एक सारनाथ का स्तंभ है, जिस पर सिंह की आकृति को चित्रित किया गया है, और इसी को भारत सरकार का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है। क्लियर है? जिसमें 4 शेर बैठे हैं, वो वाला चिन्ह। आपका अगला प्रश्न है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ
एक स्तंभ पर था? बताइए, क्या कन्नौज में था, क्या गौतम बुद्ध नगर में थे, क्या संभल में था, या सारनाथ में था? जस्ट अभी आपको ऊपर बताया है। राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ ये प्रश्न है आपका। तो 43 का आपका सही हो जाएगा डी, सारनाथ में स्थित था। क्या अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सारनाथ में स्थित था? क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं, एक लक्ष्य लिया है आपने, बस उस पर धीरे धीरे बढ़ते रहिए। संकल्पों से कभी मत डरे नहीं और संकल्प लेकर पीछे हटे नहीं। चुनौती जीवन में मिलती रहेंगी हर समय पर। अगर आप जीवन को स्वीकार करते हैं, जीवन में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बदलना नहीं चाहते कुछ, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान रहेगी, आपको कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, आप बस लगातार चलते चले जाएंगे। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सिर सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। क्लियर है आपको? तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका फायदा जरूर होगा। लक्ष्य आधारित पढ़ाई जरूर करनी चाहिए हर किसी को, ताकि एक लक्ष्य जो आपने एक टारगेट देखा रखा है, एक सपना देखा है, वो पूरा हो सके। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ऐसा नाम दिया है जो उस चंद्रगुप्त के सलाहकार का नाम नहीं है। बताइए एबीसीडी में कौन सा वो नाम है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त? ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, समुद्रगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही आदमी के नाम है जो चंद्रगुप्त के गुरु थे और फिर राजनीतिक सलाहकार बने और फिर प्रधानमंत्री बने। क्लियर है आपको? तो कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसके विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। यह किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। मौर्य वंश के स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त का था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो आपका अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? यह आपका राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन ए सारनाथ, बी सहवाजगढ़ी, सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 45 का बी, सहवाजगढ़ी। क्लियर है आपको? तो सहवाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 को यूनेस्को द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है या बारादरी है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 46 का ए, स्तंभ मौर्य काल में काफी ज्यादा बनाए गए थे। तो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व तक हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की थी, इनकी रचना संरचना की थी। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो 47 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कामरूप। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने
यहां पर श्रीनगर को बसाया था। कल्हड़ के राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तब उसके राज प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है, यह अशोक के साम्राज्य दिन नहीं था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कामरूप किसका पुराना नाम है तो असम का है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बताइए, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 48 का? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मौर्य काल से। क्लियर है आपको? तो बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व में हुआ। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिला में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। क्लियर है आपको? बस क्लियर रखिए एक एक पॉइंट और लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी थे या स्वामी रामदेव थे या महर्षि पतंजलि थे या महर्षि अरविंद थे? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि या महर्षि अरविंद? तो 49 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, महर्षि पतंजलि थे योग दर्शन के प्रवर्तक। क्लियर है आपको? तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनाराध्य गोनिया में हुआ था। क्लियर है आपको? कहां पर हुआ था? गोनाराध्य में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। कौन थे? व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारत दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। तो बताइए महर्षि पतंजलि ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? योग सूत्र, महाभाष्य। तो इसमें महाभाष्य आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। योग सूत्र भी आप याद रखिएगा। क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है आपका 50वां। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है आपका दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। क्लियर है आपको? तो जो नीचे लाइन लिखी है उससे आपको राजवंश की पहचान करनी है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो जो आपका नीचे क्वेश्चन लिखा गया है उतनी जानकारी से आपको राजवंश की पहचान करनी है। ऐसे प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हर चीज आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए, टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज दोनों तरीके से। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने वैक्ट्रियन राजा ड्रेमेट्रियस को भी हराया था। यह राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के लिए ये गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य भी इसी दौरान लिखे गए थे। तो आपका ऑप्शन है कण्व वंश, बी दास वंश, सी राजा चोल वंश और डी आपका है शुंग राजवंश। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो तब ये ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा इंटर लेवल की परीक्षा होती है और आपकी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, तो प्रश्न आपके में भी कठिन आएंगे थोड़े, आप अच्छे से तैयारी करिए। कण्व राजवंश, दास राजवंश, चोल राजवंश या डी शुंग राजवंश? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 का डी, शुंग राजवंश था। कौन सा राजवंश था? शुंग राजवंश था। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा बृहद्रथ था उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मालविका, अग्निमित्र, दिव्यावदान व तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य
उत्तर हिमालय से लेकर बरार यानी कि विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? बताइए। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शंगु या वसुमित्र? लोअर प्रथम परीक्षा 2016 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 51 का सी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्लियर है आपको? तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। क्लियर है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। महाभाष्य किसने लिखी? ये लिखी है आपके पतंजलि ने। ठीक है, क्लियर है आपको? बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस एक बार रिवाइज करते रहिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कैसे याद होंगी? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज का आपका प्रश्न है कि भारत में जो संसद का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, भारत में संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपको संसद का अनुच्छेद बताना है, लोकसभा का अनुच्छेद बताना है और राज्यसभा का अनुच्छेद बताना है। तीनों अनुच्छेद आपको बताने हैं कि इस भारत में, भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। संसद का अनुच्छेद, लोकसभा का अनुच्छेद और राज्यसभा का अनुच्छेद, ये तीनों उत्तर आपको आज लिखने हैं। फिर आपको अगला प्रश्न ये पढ़ते हैं 52वां। तो आपका प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? बताइए। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ए पाराशर, बी सुश्रुत, सी चरक या डी धन्वंतरी? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 52 का सी, चरक। कौन था? चरक था आपका। क्लियर है आपको? तो आपका कौन सा उत्तर है? आपका सी, चरक, 52 का सी। तो चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। एक महर्षि भी थे चरक और आयुर्वेद विद्वान भी थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया या चीनी तुर्कमेनिस्तान या तिब्बत या ईरान? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, चीनी तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान या तिब्बत या ईरान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 53 का ए, मध्य एशिया के। कुषाण कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। क्लियर है आपको? तो कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहां से निकाले जाने पर ये लोग काबुल, कंधार में आकर बस गए तथा वहां की सभ्यता से प्रभावित हुए। यह भारत आने वाली यूची जाति के 5 शाखाओं में से एक थी। क्लियर है आपको? अब हम पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के प्रश्न जो यूपी SSC द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के प्रश्न पढ़े जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न को मन से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए ताकि जो आपका सिलेक्शन है उसकी गारंटी सुनिश्चित हो सके। तो आप पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। उन तीनों अनुच्छेदों के नाम बाकायदा लिखकर संसद का अनुच्छेद सामने, राज्यसभा का अनुच्छेद सामने, फिर लोकसभा का अनुच्छेद सामने, इस तरह से आप पूरा डिटेल में आंसर देंगे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? यूपी SSC PT परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सभा को सुपोषित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अच्छे से प्राचीन इतिहास पढ़ा है तो आपको ये उत्तर आता होगा।
भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं? तो 54 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे कौन? धन्वंतरी। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। क्लियर है आपको? ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। अन्य छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकपर थे और बरुरुचि थे, अमर सिंह थे, बहरामीर थे और कालिदास थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से नाम है? एक तो आपका धन्वंतरी नाम इंपॉर्टेंट है, फिर बरुरुचि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहरामीर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कालिदास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन नामों को आप जरूर रखिएगा याद कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, बताइए विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, या 57 ईस्वी में, या 78 ईस्वी में? जूनियर इंजीनियर परीक्षा तकनीकी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो उसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। मैं आपको उसका उत्तर बताना ही भूल गया था। तो विक्रम संवत आपका प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। 55 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत आपका प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत आपका अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रेरणा स्रोत सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। क्लियर है आपको? तो विक्रम संवत आपका कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। प्रणेता कौन थे? विक्रमादित्य। और फिर शक संवत आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके प्रणेता कौन थे? कनिष्क थे। फिर हिजरी संवत आपका 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसके प्रणेता कौन थे? मोहम्मद साहब थे। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? बताइए, खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। ब्रह्म प्रशिक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? बताइए, अभी मैंने आपको बताया पहले 56 का ए विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। क्लियर है आपको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परम भागवत उपाधि किसने हासिल धारण की थी, तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसे हम नवरत्न कहते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और बारामीर और वरुरुचि। ये कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? बताइए। जो 5 शहर थे या राज्य थे जिन्हें हर्षवर्धन ने अपने अंडर में लिया, वो कौन थे? तो हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, वो कौन थे? ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बताइए 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 5 इंडीज कौन थे? पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। एक बार मेरे से सब बोलिए, हर्षवर्धन ने कौन से 5 इंडीज में राज किया? पंजाब में, कन्नौज में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। क्लियर है आपको? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 41 साल। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल,
बिहार, मिथिला और उड़ीसा तक था। बिहार में मिथिला तक, ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक की रचना की? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया था, बताइए कौन सा है? यह प्रश्न भी कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। बताइए वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 58 का बी, प्रयाग में। क्लियर है आपको? तब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही होता था। कब? जब यह घटना घटी थी, जब आयोजन हुआ था। बाद में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। क्लियर है आपको? और फिर अभी योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है प्रयाग में क्या किया था? बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्ष क्या करता था? हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा वहां पर भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पे देखा जा सकता है। किसके तौर पे देखा जा सकता है? कुंभ के तौर पे। आपका अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का था या कुशीनगर का था या श्रावस्ती का था या थानेश्वर का था? अमीन परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर? अमीन परीक्षा 2016 में पूछा हुआ आपका प्रश्न है। तो 59 का कौन सा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन? कई बार मैंने आपको ये कराया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थानेश्वर। ठीक है, 59 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? अच्छे से पढ़ते रहिए, एक संकल्पित होकर, एक दृढ़ संकल्प लेकर, ताकि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे न घूमे। तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। अंतिम जो हिंदू सम्राट था जिसने समस्त भारत पर राज किया था, उत्तरी भारत पर, वो कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? हर्षवर्धन ने। क्लियर है आपको? 606 ईस्वी, मात्र 14 वर्ष की उम्र में, साथ की 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? बताइए। कुबेर गंगा थी या प्रभावती गुप्ता थी या राजश्री थी या कुमार देवी थी? यूडीएलडी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्ता, राजश्री या कुमार देवी? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 60 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्ता जो थी वो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। क्लियर है आपको? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक या शासिका प्रभावती गुप्ता जी थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनके विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासन रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। किससे हुआ था? रुद्रसेन से हुआ था। रुद्रदमन मत पढ़ लीजिएगा, रुद्रसेन से हुआ था। किसका विवाह? प्रभावती गुप्ता का। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्रों को संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके कुछ प्रश्न जो आपके बचे हुए थे। तो अभी तक आपने टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, और आपके 18 क्वेश्चन बचे हैं जो यूपीट्रिपल द्वारा पूछेंगे, वो कल के वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। फिर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रारंभ हो जाएगी। तो लगातार पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। आपके लिए एक छोटी सी सूचना है कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच मात्र 450 रुपए में आपको मिल सकता है, जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। आज का आपका जो प्रश्न है कि भारतीय संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद का अनुच्छेद, लोकसभा का अनुच्छेद और राज्यसभा का अनुच्छेद, तीनों का अनुच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। आपकी तैयारी 101% होगी।
टेलीग्राम पर क्यूआर से हेल्प सर्च कर सकते हैं और सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। और इसके अलावा आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तकरीबन आपको 500 से 550 पीडीएफ मिलेंगी, जिनकी कीमत आपको 1 रुपया भी नहीं पड़ने वाली है, 450 रुपए में। क्लियर है आपको? तो अच्छे से पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए। तो प्राचीन भारत का एमसीक्यू पार्ट 2 आज पूरा हुआ, जिसमें आपने मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य को पढ़ा, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य को पढ़ा। यह क्लास मुख्य सेविका भर्ती, यूपीपीटी की परीक्षा, बीडीओ 2018 की परीक्षा एवं अन्य वे सभी परीक्षा जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज का जो प्रश्न है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। टॉपिक होगा हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास एमसीक्यू में राजपूत, राजवंश या राजपूत काल। क्लियर है आपको? क्या होगा टॉपिक हमारा? राजपूत राजवंश या राजपूत काल। यह आपका प्रश्न जो है ये विधान भवन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो मैंने इसकी नंबरिंग भी बदली नहीं, इसीलिए कि ताकि आपको ये पता रहे कि अभी तक हम कितने प्रश्न पढ़ चुके हैं और आगे कितने प्रश्न बचे हैं। तो हर वीडियो में नंबरिंग वही रही है, 1 से लेकर 78 तक, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। क्लियर है आपको? तो राजपूत राजवंश राजपूत काल का प्रश्न है आपका पहला कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 61वां प्रश्न है आपका, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। ए तोमर वंश, बी खिलजी वंश या सी सैयद वंश, बताइए, या डी तुगलक वंश। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? प्लीज बताइए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ए तोमर वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी तुगलक वंश। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 61 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए तोमर वंश। तो 61वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए तोमर वंश। क्लियर है आपको? तो इसका नोट्स देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा नोट्स? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। क्लियर है आपको? दिल्ली पर किसका था? तोमर वंश का शासन था। अनंग पाल ने दिल्ली के तोमर वंश की संस्थापना की थी। ठीक है, तो अनंग पाल दिल्ली के तोमर वंश का संस्थापक था। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय था। तो तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तेजपाल द्वितीय था। तोमर, तंवर या कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। क्लियर है? तोमर क्या है? ये तंवर या कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 62वां। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? बताइए। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? ऑप्शन ए आपका तराइन का युद्ध 1192, ऑप्शन बी चंदावर का युद्ध 1194, ऑप्शन सी कन्नौज 1194 या उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीन परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो जयचंद ने पृथ्वीराज को चौहान को विश्वासघात किया था या नहीं किया था वो अलग बात है, लेकिन आपका प्रश्न है कि कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया था। प्रश्न आपका बस इतना है, जयचंद कब और कहां मारा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 62 का कौन सा होगा? आप बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, चंदावर के युद्ध में जो गौरी और जयचंद के बीच हुआ था उसमें मारा गया था। कौन? जयचंद मारा गया था। क्लियर है? मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद पराजित हुआ था। और तराइन के 1192 युद्ध में किसका किसका युद्ध हुआ था? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध हुए थे, वो कौन कौन से थे और उनका समय क्या था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है? आपका आज का प्रश्न यही है। तो अमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कालांतर में जयचंद कब और कहां मारा गया। तो इसका सही उत्तर है चंदावर 1194। क्लियर है आपको? तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। कन्नौज और इटावा के मध्य चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हो गया। जयचंद क्या हुआ? युद्ध में पराजित हो गया। क्लियर है आपको?
आपका अगला प्रश्न है 63। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? बताइए, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग में शासन नहीं किया? इसका जो स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? ऑप्शन ए चैर, ऑप्शन बी पांड्या, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी चोल। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 63 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, राजपूत राजवंश जो था इसने भारत के दक्षिण भाग पर कभी भी शासन नहीं किया। क्लियर है? तो राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक काल को राजपूत काल कहते हैं। जो 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक था, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तक, उसे क्या कहते हैं? राजपूत काल कहते हैं। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गहड़वाल वंश आदि आते हैं। क्लियर है आपको? राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, कभी भी दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। उत्तर भाग में क्या क्या आता है आपका? राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, पंजाब आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है। क्लियर है आपको? ये सब आपकी किस में आती हैं? बिहार थोड़ा पूर्वी, बिहार का थोड़ा हिस्सा आपका पूर्वी भारत में भी आ जाता है, तो पूरा बिहार तो आपका उत्तर भारत में नहीं आता है। आपका अगला प्रश्न है पाल वंश। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? बताइए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ए पश्चिमी हिस्से से, बी पूर्वी हिस्से से, सी दक्षिणी हिस्से से या डी उत्तरी हिस्से से? बताइए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पाल वंश के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए यूपीएससी द्वारा, उनको आप देखेंगे। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है आपका, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 64 का? तो 64 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य। पश्चिम बंगाल में इन्होंने ज्यादातर शासन किया। तो पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से पे था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो जो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पॉइंट आपके लिए ये हो गया। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो स्थापना गोपाल ने की थी। क्लियर है आपको? इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, कंठस्थ करना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपका फायदा निश्चित है। रिवीजन से ही सफलता मिलती है। एक बार तो कोई भी पढ़ सकता है ना? समाचार भी तो एक बार पढ़े जाते हैं, तो आप समाचार तो पढ़ नहीं रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल था, रामपाल था, गोपाल था या महिपाल था? बताइए, पाल वंश का पहला शासक कौन था? अगर आपने पूरा प्रश्न ऊपर वाला सही से सुना है तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। जो पिछले प्रश्न की डिटेलिंग थी, अगर आपने वो सही से सुनी है, सही से समझी है, तो इसका उत्तर आपको आ गया होगा। तो 65 का क्या उत्तर होगा? पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाए गोपाल। मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। कृषि प्रावधिक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ आपका ये प्रश्न है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। तो जो पाल वंश का संस्थापक था वो गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी यानी कि टोटल 20 वर्ष शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण करवाया था। क्लियर है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ये आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? बताइए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है आपके अधिराज, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका।
तो हर प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत परीक्षाओं में आयोग द्वारा पूछा गया है। यहीं से मिले जुले प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इनका बाकायदा अध्ययन करते रहिएगा, समझते रहिएगा कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं बताता ही रहूंगा आपको, पर आपको भी ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो अधिराज ने करवाया था, या राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, या राज प्रथम ने करवाया था? इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 66 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम ने जो चोल झील का निर्माण करवाया था जो 16 मील लंबी थी। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजना और गंगैकोंड पंडित की उपाधि धारण करना था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए लंका अभियान को पूर्ण कर किसने राजा महेंद्र को बंदी बनाया था, तो वो थे राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए किसने गंगैकोंड पंडित की उपाधि धारण की थी, तो वो राजेंद्र प्रथम ने की थी। क्लियर है आपको? तो मैं आपको क्वेश्चन की डिटेलिंग इसीलिए बताता हूं ताकि आपके एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। उनसे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बने तो आपके वो भी तैयार हो जाएं। क्लियर है आपको? तो हर चीज आपके लिए जरूरी है, निरंतरता और सबसे ज्यादा जरूरी है। लगातार पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए। यह प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया था लोअर प्रथम 2016 में। तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य, डी संस्कृत साहित्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो 67 का आपका सही हो जाएगा ए, तमिल साहित्य जो है आपका, ये आपका संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में, दिमाग को एकदम फ्री रखिए, अपने को स्वतंत्र रखिए, ईमानदार बनिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपनी आदतों से ईमानदार बनिए। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में लिखे प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसके संरक्षण में तमिल जो संगम समितियां थी या सभाएं थी, किसके संरक्षण में किया गया था उनका आयोजन, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था कि उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। क्लियर है आपको? तो संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है 68 यानी कि 68। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए। प्रश्न है आपका, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जरूर बताइए उत्तर कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है आपका वेल्लानुवगाई, दूसरा ऑप्शन है साला भोग, तीसरा ऑप्शन है आपका पल्ली छांद्रम और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रह्मदेव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बी सी डी में? तो 68 का आपका सही हो जाएगा सी, जो पल्ली छांद्रम है ये जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि कहलाती थी। क्लियर है आपको? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो अभी सारा हम लोग देखेंगे कौन सी भूमि को क्या कहते थे। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्नवत है। तो आपका वेल्लानुवगाई कौन सी भूमि होती थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान की स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? वेल्लानुवगाई कहलाती थी। ब्रह्मदेव क्या कहलाती थी? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। क्या? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। साला भोग क्या होता है? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो होती थी वो साला भोग की भूमि कहलाती थी। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? साला भोग भूमि कहते थे।
पलिच्छांदम जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। जैन संस्थानों या जैन सभाओं को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी? पलिच्छांदम। क्लियर है? देवदान या तिरुनमट्टकानी, देवदान या तिरुनमट्टकानी क्या कहलाती थी? किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? देवदान या तिरुनमट्टकानी। पहले ये सब चलता रहता था, दान तरह तरह के होते थे, आज के समय में भी कुछ लोग करते हैं पर उतना चलन नहीं है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। फिर से एक बार सुनिए, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणियों के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। क्लियर है आपको? बिना डाउट के लगातार पढ़िए। अब आपका जो प्रश्न है वो प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकारों से होगा, ठीक है? तो जो उनसे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए और उनकी जो डिटेलिंग है अब हम उसे देखेंगे। तो 69 प्रश्न है आपका, मालिकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? बताइए। फिर से प्रश्न एक बार सुनिए, मालिकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी कालिदास। यूपीएससी लोअर मेंस 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो मालिकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 69 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है? कालिदास ने। क्लियर है आपको? तो पुस्तक और लेखक, उनके नाम कुछ देख लेते हैं। क्लियर है आपको? तो पुस्तक और लेखकों के नाम हम कुछ देखेंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, पुस्तकों के नाम और लेखकों के, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो मालिकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखी, 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखी, स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास ने लिखी और आपका कृतार्जुनियम भारवी ने लिखी। क्लियर है आपको? एक बार फिर से देखिए, मालिकाग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास ने। 10 कुमार चरितम किसने लिखी? दंडी ने। स्वप्नवास दत्ता किसने लिखी? महाकवि भास ने। और कृतार्जुनियम किसने लिखी? भारवी ने लिखी। क्लियर है आपको? तो ये इसी तरह से आप इनको याद कर लेंगे। तो जब कोई चीज याद करने वाली हो, फैक्ट, उनको एक बार बोला जरूर करिए और मन में बोलते समय मन में सोचा करिए कि आंखें बंद की और बोल रहे हैं और सोच रहे हैं उस चीज को। तो ऐसे आपको चीजें ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? बताइए। तुलसीदास हैं या सूरदास हैं या कालिदास हैं या रायदास हैं? ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास या सूरदास या कालिदास या रायदास? बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं या सूरदास हैं या कालिदास हैं या रायदास हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 70 का सी, कालिदास। कालिदास की जितनी भी किताबें हैं वो सब आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हर दूसरी तीसरी परीक्षा में कालिदास से जुड़ी हुई एक रचना का नाम पूछा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही विद्वान हुए थे कालिदास। तो प्राचीन कालीन पुस्तकें और उनके लेखक निम्नवत हैं। देखिए, आपका अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। रघुवंशम किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने लिखी। कामसूत्र किसने लिखी? वात्सायन ने लिखी। सूर्य सिद्धांत किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा। और गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। क्लियर है आपको? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने। रघुवंशम किसने लिखी? कालिदास ने। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट डालिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, महाभाष्य पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, कामसूत्र वात्सायन, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्र अश्वघोष,
पृथ्वीराज रासो, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। तो गीत गोविंद आपने किसने लिखी? जयदेव ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने लिखी। तो क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन है? बताइए। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए, कादंबरी के लेखक कौन है? कालिदास हैं, या कौटिल्य हैं, या हर्ष हैं, या वाण है? जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, तकनीकी इंजीनियर। ठीक है, तो कादंबरी के लेखक कौन है? कालिदास हैं, या कौटिल्य हैं, या हर्ष हैं, या वाण है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 71 का डी, बाणभट्ट जो थे आपके, ये कादंबरी के लेखक थे। क्लियर है आपको। तो कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट थे। इन्होंने हर्षचरित्र की भी रचना की है। अगर आपसे अगली परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हर्षचरित्र की रचना किसने की है, तो किसने की है? बाणभट्ट ने की है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है 72, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? अगला प्रश्न है आपका, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। बताइए, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तमिल में, पाली में, संस्कृत में या हिंदी में? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 72 का आपका ऑप्शन सही होगा, संस्कृत। क्लियर है आपको। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर है आपको। तो मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। तो मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। कभी कभी इसकी विधा भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। तो मुद्रा राक्षस में किसका विश्लेषण है? चंद्रगुप्त और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जाता है। इसको जो मुद्रा राक्षस का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? बताइए। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? पुर्तगाल से था, ग्रीस से था, मिस्र से था या तुर्की से था? लोअर एग्जाम आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए, मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका लिखी गई, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा गया, वह मूल रूप से किस देश का था? तो मेगास्थनीज किस देश का था? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 73 का बी, ग्रीस, जिसे आप यूनान भी कहते हैं। क्लियर है आपको। तो मिस्र कहां से, वो मेगास्थनीज कहां से आया था? ग्रीस या यूनान से आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज यूनान यानी कि ग्रीस का निवासी था। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न जो होगा आपका, वो प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला से होंगे। तो अभी जो आपके अगले 5 प्रश्न होंगे वो प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला से होंगे। क्लियर है आपको। तो आपका पहला प्रश्न है इससे रिलेटेड, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? बताइए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? लोअर द्वितीय परीक्षा अब 2016 में शायद पूछा गया था, यहाँ पर एक नंबर मिस हो गया। ठीक है, बताइए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 74 का बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है आपको। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी में 900 से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया। तो लगभग 230 साल खजुराहो के मंदिरों का निर्माण होता रहा। सोचिए कितना लंबा
चलता था कार्य, तब इतने अच्छे मंदिर, भव्य मंदिर बने थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। कंदरिया महादेव का मंदिर कितना है, कौन सर्वोत्तम है? कहाँ के? खजुराहो के मंदिर में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। कई बार आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण कौन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल वंश या चंदेल राजाओं ने करवाया था। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 75। कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो बताइए कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े प्राचीन मंदिरों में से एक है? ऑप्शन ए आपका पातेलेश्वर, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी दूधनाथ, ऑप्शन डी कैलाश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 75 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या कैलाश? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। वो मंदिर कैलाश है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपका? तो 75 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है। एकात्मक, ठीक है, जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट राजा था जो। क्लियर है आपको? तो आपसे पूछ लिया जाए कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र का है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? बताइए 76वां प्रश्न है आपका। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में या मौर्य काल में या मुगल काल में या कुषाण काल में? यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ आपका प्रश्न है। बताइए मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 76 का डी। कुषाण काल में मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा। कुषाणों का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। क्लियर है आपको? 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग की लड़ाई जीती थी। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसे आदर्शवादी कला में और सौंदर्य की प्रधानता दी गई है। इस आदर्शवादी कला में सौंदर्य की प्रधानता दी गई है। इसमें मूर्तियों का भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इसमें मूर्तियों को क्या कर दिया जाता? भारी भरकम कपड़ों से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखती हैं, दिखाई देती हैं या दिखती हैं। ठीक है, तो इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। तो अगर पूछ लिया मथुरा कला में सभी कौन से धर्म के देवताओं के मूर्तियां बनी है, तो क्या बताएंगे? सभी धर्म के देवी देवताओं, कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि, इन सब की मूर्तियां बनी हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? बताइए भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाओं में या उदयगिरी में या मेहरगढ़ में या भीमबेटका में? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो बताइए 77 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, भीमबेटका में। क्लियर है आपको? तो भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। ठीक है, मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु जो नवपाषाण काल था इसमें उसने वस्त्र निर्माण करना सीख लिया।
भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की थी। क्लियर है आपको? तो भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका अगला और प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? बताइए। 78वां प्रश्न है आपका। यह विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी वाराणसी, सी सोनभद्र, डी चंदौली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 78 का सी, सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो कोई कंफ्यूजन मत रखिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रयों में स्थित है। लगभग 250 राग कला पेंटिंग है। लक्ष्मण, पंचमुखी, कौआ, खो और लखमा की गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। ठीक है, तो क्लियर है आपको? तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है और ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रयों में स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे आपके प्राचीन भारत के टोटल एमसीक्यू, जो प्राचीन भारत के इतिहास के टोटल एमसीक्यू जो विभिन्न परीक्षाओं में अब तक आयोग द्वारा पूछे गए हैं। कौन से आयोग? यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो इस तरह के प्रश्न आयोग पूछता है, आपने ये समझ लिया होगा। तो जो आपका प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान ने कौन से दो युद्ध लड़े थे और उनकी तारीख क्या थी और कहां कहां पर हुए